जो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस का 15 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि तन्यता किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि तन्यता किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि धातु को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। धातु को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, यह गुण तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। यानी धातु को खींच करके हम लोग पतला तार बना सकते हैं, तो ये जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। साथ ही साथ इसे भी याद रखिएगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना है। ठीक। उसके बाद 1 ग्राम सोना को, कितने ग्राम? 1 ग्राम सोना को कितना किलोमीटर तक फैलाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लगभग फैलाया जा सकता है। यानी 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, तो बोलना है सोना। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, तन्यता किसे कहते हैं? तो धातु को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, यह गुण तन्यता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं कि लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि जो लोहे की वस्तु होते हैं उनका जस्तीकरण क्यों किया जाता है। तो बात को समझिए। सबसे पहले जस्तीकरण किसे कहते हैं? तो क्या होता है, धातुओं के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, उसे जस्तीकरण कहते हैं। तो लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? तो धातु नम वायु में, नम वायु कहने का मतलब जिस वायु में वाष्प की मात्रा हो, यानी धातु नम वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत जमा लेते हैं। किसका परत जमा लेते हैं? ऑक्साइड का एक परत जमा लेते हैं, या उनके ऊपर जंग लग जाता है। इससे बचने के लिए धातु के ऊपर जिंक का पतला परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि धातु नम वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत जमा लेता है, ठीक है, या उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो जंग से बचने के लिए, यानी कि उसके ऊपर ऑक्साइड का परत ना जमे, यानी जंग ना लगे, इससे बचने के लिए उसके ऊपर जिंक धातु का परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर करें। और ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को कॉपी पर लिखते जाइए। जो प्रश्न नहीं याद है उसे आप लोग याद कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछने का संभावना इस सब का बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर, दूरदृष्टि दोष क्या है। यहाँ पर बताना है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि नेत्र गोलक छोटे होने के कारण, नेत्र गोलक छोटे होने के कारण आँख का लेंस नज़दीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। किसके पीछे बनाता है? रेटिना के पीछे बनाता है। इसलिए आँख नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है। ठीक है, इसलिए आँख नज़दीक की वस्तुओं को, ध्यान से समझिएगा कि कहाँ पर रखी वस्तुओं को, तो नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए। ठीक है, ऐसा समझिए कि आपके दिमाग में याद हो जाए, ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। तो नेत्र गोलक छोटे होने के कारण, ध्यान से समझिए, नेत्र गोलक छोटे होने के कारण आँख का लेंस क्या होता है? नज़दीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना के पीछे बनाता है। रेटिना के पीछे बनाता है। इसलिए
आँख नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है, तो इसे क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। यानी इस दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि दूरदृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं दिखती है? तो दूरदृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखता है। तो प्यारे बच्चों, उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाएगा तो उसको निकट का वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा और दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको मतलब निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। यहाँ पर बताना है कि फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है आप लोग ध्यान से समझिए। फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न है जो इस प्रकार है। नंबर 1 देकर के लिखना है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक, उसके बाद इसका गलनांक न्यूनतम होता है। क्या होता है? गलनांक न्यूनतम होता है। तीसरा बात, घरों में 220 वोल्ट, घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। आंसर कैसे लिखना है कि फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 में लिखना है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। दूसरा बात क्या लिखना है? इसका गलनांक न्यूनतम होता है, यानी फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? तो न्यूनतम होता है। तीसरा बात क्या लिखना है कि घरों में 220 वोल्ट, कितना वोल्ट? 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है। बात समझ में आया? घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सरल भाषा में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम उत्तल दर्पण को पीछे देखने के दर्पण के रूप में क्यों व्यवहार करते हैं, ये बताना है। तो समझिए बात को, कैसे आंसर को लिखा जाता है इस तरीका को समझिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में 3 नंबर कैसे मिल जाता है? ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 1 नंबर कैसे मिल जाता है? आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तब पर भी कैसे मिल जाता है? तो इन सभी बातों को समझना पड़ेगा, तरीका आपको जानना पड़ेगा, जो मिलेगा सिर्फ आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। तो समझिए बात को कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। ठीक है, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। सबसे पहला कारण क्या है कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा बनाएगा। ठीक है, उसके बाद इस दर्पण से विस्तृत क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण से विस्तृत क्षेत्र का, यानी बड़ा क्षेत्र रहेगा लेकिन उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि वहाँ कौन सा गाड़ी है, इधर कौन सा गाड़ी है। ठीक है, इसलिए हम वाहनों में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। ठीक है, बात समझ में आया? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोटर वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको बोलना है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
तो इन सभी बातों को ध्यान से समझते हुए अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ हम लोग चलते हैं। और आपको जो सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए क्लास करवा देंगे। इसलिए कि आपको जो विषय में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, संस्कृत, मतलब किसी भी विषय में आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो तो आप कमेंट करें, हम आपको उस क्वेश्चन का, उस वीडियो का सॉल्यूशन दिलवा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि भू संपर्क तार क्या है और इसका क्या कार्य है। तो ध्यान से समझिए कि भवन आदि को तड़ित के झटके से बचाने के लिए, भवन आदि को तड़ित के झटके से बचाने के लिए एक तार को भवन की चोटी से, कहाँ से, चोटी से यानी ऊपर से लटकाकर नीचे जमीन में स्थापित कर दिया जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि भवन आदि को तड़ित से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, तड़ित से बचाने के लिए एक तार को भवन की चोटी से लटकाकर नीचे जमीन में स्थापित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक तार को भवन की चोटी से लटकाकर नीचे जमीन में स्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि यह तार भूमि में संपर्कित होता है, यानी भूमि से संपर्क में होता है, इसलिए इसे भू संपर्क तार कहते हैं। क्या कहते हैं, भू संपर्क तार कहा जाता है। इसका काम क्या है, आकाशीय बिजली गिरने पर, कैसा बिजली गिरने पर, आकाशीय बिजली गिरने पर यह तार विद्युत तरंगों को कैप्चर कर सीधे भूमि में भेज देता है। क्या करता है, विद्युत तरंगों को कैप्चर करके सीधे भूमि में भेज देता है, जिससे जान माल की सुरक्षा होती है। क्या होती है, जान माल की सुरक्षा होती है। ध्यान से एक बार और समझिए, भू संपर्क तार है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, भू संपर्क तार क्या है और इसका क्या कार्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि भवन आदि को सिंपल भाषा में लिखना है आपको, ताकि एग्जामिनर पूरा नंबर दे। भवन आदि को तड़ित के झटके से बचाने के लिए एक तार को भवन की चोटी से लटकाकर नीचे जमीन में स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि यह तार भूमि से संपर्क में होता है, यानी भूमि से संपर्कित होता है, अतः इसे भू संपर्क तार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आकाशीय बिजली गिरने पर यह तार विद्युत तरंगों को कैप्चर कर सीधे भूमि में भेज देता है, जिससे जान माल की सुरक्षा होती है। कहीं पर कोई दिक्कत, यदि कहीं पर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। और ये आप ही का चैनल है, इसे आप लोग बढ़ाइए, बड़ा कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि रेलवे सिग्नल में इस प्रकार से लिखना है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कोहरा और धुएं से सबसे कम होता है। किससे सबसे कम होता है, कोहरा और धुएं से सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए इसे दूर से देखने पर भी दिखाई पड़ता है। क्या होता है, दूर से देखने पर भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक बार और ध्यान से समझिए कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कोहरे और धुआं से सबसे कम होता है। किससे कम होता है, कोहरा और धुआं से सबसे कम होता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई पड़ता है, यानी कोहरा से प्रकीर्णन कहने का मतलब छितरा जाना। ठीक है, सिंपल भाषा में तो कोहरे से प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी दूर से दिखाई पड़ जाता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, इसमें कोई मतलब दुविधा वाला बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया और उम्मीद है कि इस बार भी 2024 में ये पूछेगा।
तो आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें, ठीक है। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। आंसर इस प्रकार से लिखना है कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। 1 नंबर में क्या है? गति। गति किसका लक्षण है? सजीवों का लक्षण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। गति हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? नियंत्रण। तीसरा क्या हो जाएगा? समन्वय। चौथा क्या हो जाएगा? नियंत्रण एवं समन्वय के बाद जनन और वृद्धि और विकास। सिंपल भाषा में ध्यान रखना है, गति, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, वृद्धि और विकास। इस यदि जो इतना नहीं याद रहता तो आप ये भी बोल सकते हैं, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया और क्या हो गया? परिवहन हो गया। इन सभी लक्षणों को भी आप बता दीजिएगा तो हो जाएगा। यानी सजीवों का मुख्यतः कौन कौन सा लक्षण है? तो पोषण, श्वसन, जनन और क्या हो जाएगा? परिवहन, या फिर गति, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, वृद्धि और विकास। आप कुछ भी बोलें, अर्थ एक ही है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि श्वसन किसे कहते हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में तो ट्रिपल स्टार भी कम है। आप इसका हिस्ट्री चेक करिएगा, इसका इतिहास देखिएगा, तो ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि श्वसन किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। किसको कहते हैं? उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके, क्या करके? ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में कई चरणों में होता है। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जैव ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए कैसे याद रखना है कि श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। किसे कहते हैं? उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा और इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में कई चरणों में होगा, ठीक है। अब श्वसन के बाद क्या क्या बनेगा? तो सबसे पहले एटीपी बनेगा, और एटीपी का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा भी कहा जाता है, ठीक है। एटीपी बनेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी CO2 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या बनेगा? जल बनेगा। तो एटीपी का तो उपयोग हो जाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि श्वसन किसे कहेंगे? तो श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहेंगे जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में कई चरणों में होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, और जैव ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है। जैव ऊर्जा का मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर वाले, 2 सेंटीमीटर में मीटर होना चाहिए, कि 2 मीटर वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि 2 मीटर वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ये होता है, 2 मीटर दिया हुआ है अवतल, 2 मीटर फोकस दूरी वाले, 2 मीटर फोकस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोकस। 2 मीटर किसका मान है? फोकस का मान है।
निकालना क्या है, क्षमता निकालना, यानी P बराबर निकालना है क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। फार्मूला ये होता है P बराबर 1/f, जहाँ f किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए, और यहाँ पर गलती से सेंटीमीटर लिखा गया है, मीटर में होना चाहिए। 2 मीटर वाले किसी 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, फोकस का मान है 2 मीटर, ठीक है, क्षमता यानी P बराबर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, जहाँ f का मान मीटर में रहना चाहिए। तो P बराबर 1/f का मान क्या हो जाएगा, 2। और लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में फोकस कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है, यानी माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा। तो बराबर 0.5 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, और 0.5 डायोप्टर हो जाएगा लेंस की क्षमता। समझ में आया बात, एक बार फिर से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये था कि 2 मीटर वाले 2 मीटर फोकस वाले, यानी f का मान है 2 मीटर, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से जैसे ही तो फोकस दूरी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्षमता निकालना है P बराबर क्या होगा। तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f, जहाँ f किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। तो P बराबर 1/f का मान 2 रखेंगे, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा ना, और आगे में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस 0.5 आ जाएगा। क्यों माइनस आया, क्योंकि लेंस कैसा है, अवतल है, और अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।